Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Easy Learning channel. Today we will start our new chapter of class 10th, chapter number 11, that is the homeostasis. Homeostasis क्या होती है? Each organism possesses two kind of environment, external environment and the internal environment. The environment around an organism is called external environment, while the environment within the body of an organism is called as internal environment. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती. इट फ्लक्चुएट वाइडली, जो कि ग्रेटली इफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल इन्वायरमेंट में. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को उस चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करे. इसी फिनोमिना को हम कहते हैं होमोस्टेसिस. यानी कि होमोस्टेसिस क्या है? होमोस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to maintain its internal environment and constant or nearly constant level. This अब ये जो होमोस्टेसिस का फिनोमिना है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है, अनेबल करता है कि वो अपने आप को उस चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर सके. अब होमोस्टेसिस के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और सॉल्ट के अमाउंट को की मेंटेनेंस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. दूसरा है थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर, ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन. और ये थर्मो रेगुलेशन क्योंकि हमने पिछले एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की हेल्प की वजह से होते हैं. और एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर रखता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फिर वो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं. इसलिए एक ख़ास ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन. अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बनते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिन्हें बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. तो ये ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ होमोस्टेसिस. अब होमोस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, इट कीप द बॉडी इन्वायरमेंट अंडर कंट्रोल. ये बॉडी इन्वायरमेंट को कंट्रोल रखती है. एंड इट कीप द कंडीशन फेवरेबल फॉर सेल टू फंक्शन. ये सेल के फंक्शन को सेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन को मेंटेन रखती है. एंड बिकॉज विदाउट राइट बॉडी कंडीशन सम प्रोसेस ऑफ द बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. अब इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे प्लांट्स के होमोस्टेसिस के बारे में, फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द होमोस्टेसिस इन प्लांट. अब प्लांट के जो है वो एग्जिबिट करते हैं मैनी अडेप्टेशन टू अडेप्ट देमसेल्फ ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. किस तरह से? सबसे पहले उसमें आ जाता है रिमूवल ऑफ गैसेस एंड वाटर. इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि डे टाइम में पौधों के अंदर रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं. अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनती है वो सेलुलर रेस्पायरेशन में यूज हो जाती है. और सेलुलर रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है. अब दिन में तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं, मगर नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है इसलिए जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बनती है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है. इसीलिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो है स्टोमेटा के जरिए ही एंटर होती है. यानी कि गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो स्टोमेटा के जरिए होता है. अब इसी तरह नाइट टाइम में क्या होता है कि पौधों के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स के जो मार्जिन होते हैं उनमें स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रेट थोर्स. उस हाइड्रेट थोर्स से वो पार्शियल वो जो वाटर है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकलता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन. इसलिए आपने सुबह के वक्त देखा होगा कि प्लांट्स और की लीव्स की और फ्लावर्स की सरफेस के ऊपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन. यहाँ पे मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताती जाऊँ कि ड्यू ड्रॉप्स और गुटेशन में क्या फर्क है. जो गुटेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें
है पौधों के अंदर जो इनका इंटरनल वाटर होता है वो प्लांट के जो लीव्स के जो मार्जिन है उससे बाहर निकलता है ड्रॉप्स के फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। और जो ड्यू होती है वो ड्यू जो है असल में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से प्लांट की सरफेस के ऊपर जमा होते हैं, उसे हम कहते हैं ड्यू। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो पौधों के लिए तो वेस्ट होते हैं मगर ह्यूमन बींग्स के वो बहुत काम आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेजिन। रेजिन्स मौजूद होती है लेडी फिंगर के अंदर और बहुत ज़्यादा कार्निवोरस प्लांट के अंदर। लेटिस जो मौजूद होता है रबर प्लांट के अंदर। गम मौजूद होती है कीकर के अंदर। अब पौधों के लिए तो ये वेस्ट मटेरियल है जो कि पौधों की बार्क से बाहर स्प्लिट आउट होते हैं मगर ह्यूमन बींग्स इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करते हैं, इनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। अब ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से प्लांट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जो है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पार्शली या कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा वाटर लिली, लोटस और तीसरा आ जाएगा हमारे पास हाइड्रिला। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं। अब ये वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन सी एडेप्टेशन अडॉप्ट करते हैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए? इन प्लांट्स का जो जाइलम है वो पुअरली डिवेलप होता है क्योंकि ये ऑलरेडी पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, इसलिए इनको इतने वेल डिवेलप जाइलम सिस्टम की जरूरत नहीं होती। और इनके जो लीव्स हैं वो लार्ज होते हैं और इनके अंदर जो है वो रूट हेयर्स मौजूद नहीं होते क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स यानी कि जितने भी हमारे पास लैंड होते हैं, मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये अपने आप में कौन सी एडेप्टेशन लाते हैं उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में को अडॉप्ट करने के लिए? इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं विद गार्ड सेल जो कि पानी की और गैसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। फिर इनके जो सेल वॉल इनकी जो सेल वॉल के ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है जो कि एक्सेस वाटर की रिमूवल को रोकती है और इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने लीव्स को शट डाउन कर देते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं जहां पे पानी की शॉर्टेज होती है। अब ये प्लांट कौन सी एडेप्टेशन अडॉप्ट करते हैं? नंबर 1, इनके पास थिक क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है जो कि वाटर की एक्स्ट्रा वाटर की उसको रिमूवल को रोकते हैं। नंबर 2, इनके दे हैविंग रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा। इनके अंदर जो है स्टोमेटा का नंबर वो रिड्यूस होता है ताकि वाटर की ज्यादा एवेपोरेशन ना हो सके और इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को हम सकुलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। और इन प्लांट्स में क्या होता है कि ज्यादातर इनके जो लीव्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं थॉर्न्स में। आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह को कि इनके अंदर कांटे लगे होते हैं, थॉर्न्स मौजूद होते हैं जो कि असल में इनके लीव्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं थॉर्न्स के अंदर ताकि ये अपने आप को उस ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सके। और इनका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप और एक्सटेंसिव होता है यानी कि बहुत गहराई तक होता है ताकि ये दूर दूर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं इन एरिया ऑफ हाई सैलिनिटी, जैसा कि हमारे पास आ जाता है सी सोर वगैरह के करीब। इसकी एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास राइजोफोरा, मैनग्रोव ट्रीज वगैरह। जितने भी मैनग्रोव्स होते हैं वो हेलोफाइट्स में शामिल होते हैं। अब ये अपने अंदर कौन सी एडेप्टेशन लाते हैं उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए? इनके जो सेल है, इनके सेल शेप के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इनके जो लीव्स हैं उनके ऊपर, लीव्स के मार्जिन्स के ऊपर सम सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं विच रिमूव सरप्लस सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं। और इनके जो मौजूद होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर थिक लेयर होती है म्यूसिलेज की, म्यूसिलेजिनियस सेल वॉल मौजूद होती है, इसलिए ये अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था होमोस्टेसिस इन प्लांट्स।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे होमोस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे वो वर्कआउट करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।